सो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएचसीएससी हो, चाहे आपके अलग अलग कॉलेजेस के पीएचडी के एग्ज़ामिनेशंस हों, ये जो टॉपिक है आपका सब जगह काम आता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ हैं, आज इस वीडियो में हम पूरा एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट्स प्रियम्बल को लेकर कुछ लोगों ने कहे थे, जैसे कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है ना, प्रियम्बल की नोट है, ये सब किसने किसने क्या कहा उसको भी इसी में डील कर लेंगे। इसी से हमको क्या पता चल जाता है कि प्रियम्बल में सोर्स ऑफ पावर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, यानी कि लॉज का लॉ है, वो मदर ऑफ ऑल लॉज, यानी कि वही अटमोस्ट अथॉरिटी है जिससे हमारे सारे बाकी के लॉज गवर्न होते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली हमको ये पता चल जाए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिमिट्स सेट कर देता है कि इस तरीके का कानून बनेगा, इस तरीके का नहीं बनेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर समझ आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत में किस तरीके के कानून बनाए जा सकते हैं, किस तरीके के कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना। पॉलिसीज, इलेक्शन, सब कुछ इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। किन ऑब्जेक्टिव्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करना चाहता है ये भी आपको प्रियम्बल पढ़ के समझ आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से प्रियम्बल में क्या है, सब कुछ कंसाइज करके लिख दिया है, और इसको आप जूम इन कर देंगे तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी में दिखेगा, अगर आप ध्यान से उस शब्द के मीनिंग को समझ पाएँ तो। फिर कई इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इस पर जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उसको भी देख लेंगे। प्रियम्बल अपने आप में इन्फोर्सिबल है, यानी कि उसका लीगल इन्फोर्सिबिलिटी उसकी है कि नहीं है, कि खाली एक समझ सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स रेफ़र कर लेती हैं, बट क्या उसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं बाकायदा, कोर्ट्स ने इसका भी जवाब दिया हुआ है। प्रियम्बल का इटसेल्फ आइडिया कहाँ से बोरोड है, जैसे कि प्रियम्बल का एज एन आइडिया कि भाई प्रियम्बल भी एक कोई चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाओ तो प्रियम्बल भी लिख दो, ये अपने आप में कहाँ से बोरो किया गया, कोई ऐसा देश जहाँ से आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पाया कि अच्छा भैया ये भी कुछ होता है, ठीक है। और प्रियम्बल में जब आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लाइक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आइडियाज़ बोरो हुए इसको भी देख लेंगे। और प्रियम्बल को किसने प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, तारीखें कौन सी ज़रूरी हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो आज इस वीडियो में सब कुछ ट्राई करूँगा कि आपको एक बार में बता दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो एक बहुत ही 100% की बात कि भैया उसकी लैंग्वेज को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल की। इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो आपको लैंग्वेज कंठस्थ होनी चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नीचे आपको जब आप फ्रंट पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेटेस्ट बेयर एक्ट उठाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको केवल एक बार अमेंड आज तक किया गया है, और अमेंड करके 3 वर्ड्स ऐड किए गए जो आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी है। आपको नीचे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अभी हमने पढ़ा, तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में पहले केवल यूनिटी ऑफ द नेशन वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 42nd अमेंडमेंट 1976 से अमेंड करके हमने क्या कर दिया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया, अलॉन्ग विद सोशलिस्ट और सेक्युलर जो हमने ऊपर जोड़ दिए। अब आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगा कि भाई किस किस लाइन से क्या क्या निकल कर आ रहा है। जैसे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइन जो है ये आपको ये बताती है कि ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये कौन तय कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये कौन तय कर रहा है ना। तो इससे वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमको ये समझ आ रहा है कि हम ही लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पावर का जो सोर्स है
वो हम ही हैं, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ पावर है ये आपको वी द पीपल ऑफ इंडिया से पता चल जाता है कि भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की मदर है कह सकते हो। भारत का कोई भी लॉ ऐसा नहीं है, कोई भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ जो लॉ की डेफिनेशन में आती है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्टा नहीं जा सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स बाउंड्रीज सेट हैं आपको उन्हीं के अंदर काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी भाव आपको यही बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। तो सोर्स ऑफ पावर आपका वी द पीपल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट हमने बनाई हैं उसी के हिसाब से बाकी के सारे लॉज आपके गवर्न होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने उठा के बनाया है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर भारत का कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है इसी टॉपिक में वो है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, यानी कि भारतीय स्टेट का अपने आप में क्या नेचर होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि भारत अपने आप में किस तरीके से ऑपरेट करेगा, भारत में सरकारें किस तरीके से चुनी जाएंगी, भारत में अल्टीमेटली पावर किसी एक के हाथ में होगा या लोगों के कलेक्टिव हाथ में होगा। तो आप जब नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये जो 5 वर्ड मिलते हैं ये आपको ये बता देते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। दैट मीन्स भारत की सरकारें जब पॉलिसीज़ बनाएंगी तो वो इन्हीं के चारों ओर घुमा करेंगी। ठीक है, जैसे कि आप इनका रिफ्लेक्शन देखो तो भारत एक सॉवरेन देश है का मतलब क्या हुआ कि भारत किसी और देश के कंट्रोल में नहीं है। भारत का सारा डिसीजन इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। भारत के किसी भी जैसे प्रेजेंट आप सिनारियो ले लो, हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, लेकिन आज ब्रिटेन हमको फोर्स नहीं कर सकता कि हम रशिया के अगेंस्ट वोट कर दें। हम नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। आज अमेरिका कितना भी वर्ल्ड का पावरफुल देश हो बट वो हमें लीगली फोर्स नहीं कर सकता। इलीगली कर सकता है, लीगली फोर्स नहीं कर सकता कि हम कोई डिसीजन लें या ना लें। हमारा डिसीजन पूर्ण रूप से हमारा है। यही जो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है इसी को कहते हैं कि हम सॉवरेन हैं। तो जब आप इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो इंडियन स्टेट का कोई भी डिसीजन फ्री है किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। कोई भी और देश भारत को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपको ये करना है या वो करना है, क्योंकि हम सॉवरेन हैं। इस वर्ड से जो हमने प्रियम्बल में लिखा है और इसी की स्पिरिट को हमने समझो माना हुआ है, इसीलिए अब हम फ्री स्टेट हैं। एक राज्य इंडिपेंडेंट जब बन जाता है तभी वो सॉवरेन हो सकता है। अगर कोई किसी की कॉलोनी, जैसे भारत पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो हम फ्री नहीं थे। हम चूँकि फ्रीडम नहीं पाए थे इसलिए हम सॉवरेन भी नहीं थे। सॉवरेन अगर हो तो किसी की कॉलोनी नहीं हो सकते, किसी के अधीन नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड वर्ड आपको क्या मिलेगा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये 3 अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं को समझ लो। डेमोक्रेटिक वर्ड क्या कहता है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल को आप रियल लाइफ में कैसे देखते हो? इलेक्शंस हम कराते हैं, फ्री इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस, है ना। जब कोर्ट में सपोज करो कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट जाता है तो कोर्ट्स प्रियम्बल को रेफर करती हैं, इसलिए क्योंकि प्रियम्बल इज द अल्टीमेट समझ लो सिनॉप्सिस ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में अगर लिखा है कि हमारा भारत डेमोक्रेटिक देश है तो कोर्ट्स इसके बेस पे इंटरप्रिटेशन भी करती हैं इसी तरीके से कि भाई डेमोक्रेसी तो तभी हो पाएगी अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्री और फेयर इलेक्शन के कॉन्ट्रारी काम कर रही हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी हो जाएगी, इसीलिए उसको हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से देखो कोर्ट्स ऑपरेट करती हैं, क्योंकि वो यहीं से वर्ड्स लेती हैं और इंटरप्रिटेट करके कि भाई इसको हमको मानना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। अब चूँकि इसको मनवाना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसलिए वो सब चीज़ें भी क्या होती हैं, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से इंटरप्रिटेशन में आ जाती हैं। जैसे राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ है, क्योंकि
जीने का अधिकार कैसे जियोगे अगर हेल्दी लाइफ का अधिकार नहीं है? अगर तुमको कोई आदमी जहरीला खाना खिला दे, एक मैगी बाहर से ख़रीद के लाओ और मैगी में अडल्ट्रेशन हो, तो तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट होती है, इसीलिए तुम्हारा राइट टू लाइफ अफेक्ट होता है। लेकिन राइट टू हेल्थ लिखा तो नहीं था कि फंडामेंटल राइट है, तो इंटरप्रिटेशन कर लिया कि राइट टू लाइफ तभी मिल पाएगा जब राइट टू हेल्थ मिलेगा। ऐसे ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तभी हो पाएंगे जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा। सो इस तरीके से कोर्ट्स इंटरप्रिटेट करती हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब है। भारत रिपब्लिक देश है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड ना हो तो और क्या हो सकता है भाई? राजा का बेटा राजा भी हो सकता है, जिसमें कोई चुनाव नहीं होगा, राजा का बेटा राजा है। तो हेड ऑफ द स्टेट जब इलेक्ट करके चुना जाता है तो उसको आप कहते हो कि ये देश जो है रिपब्लिक है, यहाँ पर मोनार्की नहीं है। जैसे कि आपकी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आपका जो इस वक्त, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ब्रिटेन का ही, बट हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के क्राउन का काउंटर पार्ट ही तो है। लेकिन वहाँ का क्राउन देखो मोनार्की है, वहाँ का क्राउन एक राजाई वंश चल रहा है और उन्हीं का बेटा या उन्हीं की बेटी राजा या रानी बन के क्राउन की पोजीशन पे बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पोजीशन देखो रिपब्लिक वाली है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब तय होता है कि आप प्रेसिडेंट बनोगे कि नहीं बनोगे। रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये भी है कि आप कोई भी भारत का हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। तो इसीलिए आप और हम में से कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, उस पर कोई बार नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें जहाँ पर मोनार्कियल रूल है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं बन सकता क्राउन। आपको राजा के वंश का ही होना चाहिए, क्राउन के वंश का ही होना चाहिए, तभी आप अगला क्राउन बन सकते हो, है ना, राजा या रानी बन सकते हो। सो ये रिपब्लिक का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट आपका चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों ही देखिए इलेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों का ही चुनाव होता है, दोनों चुन के आते हैं। एक सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, एक एमपी का चुनाव लड़ता है, बाद में वो चुन के बाकायदा पीएम बना दिया जाता है। फिर आपका सोशलिस्ट और सेक्युलर है, ये तो जो चीज़ जोड़ी गई। ये सोशलिस्ट जो है, ये आइडिया आपको सुनने में सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म ये रिलेट करेगा, तो रशिया से भी रिलेट करेगा। आपको ये भी इसी से पता चल जाता है कि जो आपका ये सोशलिस्ट है भारत में, वो मार्क्सिज्म वाला है कि कम्युनिज्म वाला है। तो इस चीज़ को याद रखना कि भारत का जो सोशलिज्म है, क्योंकि सोशलिज्म की किसी भी वर्ड की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमारे देश में हमने सोशलिस्ट लिखा है, लेकिन हमारा सोशलिज्म मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म से डिफरेंट है ना। हमारे यहाँ मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, कम्युनिज्म वाला सोशलिज्म नहीं है, हमारे यहाँ गांधी जी वाला सोशलिज्म है। गांधी जी का सोशलिज्म क्या था? सर्वोदय, सबका उत्थान, सबका विकास, सबको समान अवसर, सबको समान स्टेटस। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वगैरह पढ़ते हो, राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हो, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हो, है ना, ये सब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में किसी का कोई रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वालिटी की बात है। सोशलिज्म की क्या बात है? समाजवाद, सबको सोशली जस्ट आप बिहेव करें। तो भारत का सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इस तरीके की बात नहीं करता है। ठीक है। और जो सेक्युलर है आपका, भारत में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म आपका जो सेक्युलर वर्ड है, ये जोड़ा भले ही 42nd अमेंडमेंट में गया हो, बट ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा कि भारत 1976 यानी कि 42nd अमेंडमेंट से पहले सेक्युलर नहीं था। भारत पहले भी सेक्युलर ही था। जब आपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप लिखा हुआ है प्रियम्बल में, जब आपने आर्टिकल 25 से 28 लिखा हुआ है, जहाँ पे आप ये लिख रहे हैं कि स्टेट जो है, ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, है ना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रो काम नहीं करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरीके से सेक्युलरिज्म का ही भाव वहाँ पे डाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है तो एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी तो होता है। नेगेटिव होता है जैसे आपको फ्रांस में मिलेगा। फ्रांस में भी आपको कानून एक था कि पब्लिक प्लेसेस में बच्चे जो हैं जैसे बुर्का वगैरह है नहीं पहन सकती औरतें पब्लिक प्लेसेस में। तो फ्रांस का सेक्युलरिज्म देखो क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है
कि रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स, है ना, रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स, ना स्टेट रिलीजन के मामले में घुसेगा ना रिलीजन स्टेट के मामले में घुसेगा, है ना। तो स्टेट और रिलीजन का बिल्कुल डिफरेंस। तो स्टेट क्या है, पब्लिक प्लेसेस स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। तो स्टेट ने कह दिया कि पब्लिक प्लेसेस में हम रिलीजन को नहीं घुसने देंगे, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म है। और भारत में क्या है, उल्टा है, भारत में पॉजिटिव है। भारत कहता है कि हम पब्लिक प्लेसेस में किसी भी रिलीजन को घुसने से रोकेंगे नहीं और किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेव नहीं करेंगे। आपको आना है, आप पब्लिक प्लेसेस में अपने कपड़े पहन के आ सकते हैं, जा सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, पब्लिक संस्थानों में, है ना, जो प्रॉपर नियम थोड़े बहुत हैं उसको फॉलो कर लिया जाए। तो कोई हमारे यहाँ रिलीजन से नफरत टाइप की नहीं है। हमारे यहाँ सभी सर्वधर्म संभाव वाली बात जो गांधी जी वाली है वो है। तो आपका ये सेकुलरिज्म का आइडिया है और ये आपका भारत में 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में लिखा गया था, बट सेकुलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले भी था और आज भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल गए कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है हमारा जो संविधान है। तो आपको जो लिखा हुआ है वर्ड, जब आपने पढ़ा ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके बाद एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स, यानी कि हमारे सभी सिटीजन्स को हम चाहते हैं कि सिक्योर हो जाए, है ना, गारंटी हो जाए जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी हो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी हो ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो आपको मोटा मोटा अगर देखें तो जस्टिस, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका लिबर्टी ऑब्जेक्ट है और एक आपका इक्वालिटी ऑब्जेक्ट है। अब इन तीनों को आपने आगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कर दिया। इसमें आपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कर दिया। इसमें आपने स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कर दिया, है ना। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि इस देश में जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का मतलब कि किसी समाज के किसी भी तबके को उसकी सामाजिक हायरार्की की वजह से डिस्क्रिमिनेट न किया जाए। जैसे अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, देश में है कानून। रिलीजन के आधार पर देश में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है कानून। इकोनॉमिक जस्टिस ऐसे ही क्या है कि सबको, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी पर्टिकुलर के पास ना हो जाए, बिल्कुल अमीर अमीर ही होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बात करता है ना, जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड ये पॉलिटिकल होगा, यहाँ पे गलती से सी कर दिया है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी क्या है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी वोट दे सकता है, किसी को हम ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं, अनलेस कुछ पर्टिकुलर रीजनेबल स्टैंडर्ड्स पे कोई फुलफिल ना हो। कोई अनसाउंड माइंड का ही है, कोई माइनर है, तो हम नहीं लड़ने देंगे चुनाव आपको, अदरवाइज आप लड़ सकते हो। तो सोशल जस्टिस दिया, इकोनॉमिक जस्टिस देना है, पॉलिटिकल जस्टिस देना है, ये हमारा है। इसी के काउंटर में तो आपके काउंटर में कह रहा हूँ, इसी के रिलेशन में तो आपके अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस तरीके से ही बेसिकली जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसी को जूम इन करोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके मिल जाएगा। जैसे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ देख रहे हो, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पढ़ सकते हो? आर्टिकल 14 में जाओ तो 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना। इसी को देखो, जूम इन करो, वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे आपका लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, देखो फेथ, वर्शिप, बिलीफ, एक्सप्रेशन कहाँ है? आर्टिकल 19(1)(a) में, आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीक, है ना। इस तरीके के आपके राइट्स यहीं से वहाँ जाकर पहुँच गए हैं, तो आपको बताने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाहते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हमने लिखा हुआ है ना, ताकि इन लोगों को, अपने सिटीजन्स को ये सब हम सिक्योर करा पाएँ, उनको जस्टिस दिला पाएँ, उनको लिबर्टी दिला पाएँ और उनको इक्वालिटी दिला पाएँ। इसके बाद एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम
फ्रेटर्निटी एश्योर करें लोगों के बीच में। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। लोगों के बीच में धर्म जाति को लेकर लड़ाइयाँ ना हो, ये स्टेट का प्रयास रहे कि फ्रेटर्निटी भाईचारा बना रहे, है ना। एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी बनी रहे देश की, इंटीग्रिटी बनी रहे देश की, ये भी आपके ऑब्जेक्ट हैं प्रियम्बल के। ये आपको सब पता होना चाहिए कि हमारा नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि किन चीज़ों को हम अचीव करना चाहते हैं। तो जस्टिस चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं सिटीजन्स के लिए। हम चाहते हैं कि लोगों में भाईचारा बना रहे, देश में यूनिटी रहे, इंटेग्रिटी रहे, देश एक रहे। जैसे कि आपका आर्टिकल 370 का जो विवाद था वो इसी पर तो था। लोग कुछ कह रहे थे कि हमारा देश इंटीग्रल रहे, कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम उसको एक करके मानेंगे, है ना। तो वो उसी से निकल कर आता है ये सब कि इंटेग्रिटी हम चाहते हैं, हमारा देश इंटीग्रल रहे, एकजुट रहे, ठीक है। फिर आपको अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जो जानने हैं कि भाई पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्फोर्सेबल है, उसको एक बार देख लेते हैं। सो आपका प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इस पर जब क्वेश्चन आया था तो आपके दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। एक आपका री बैरूबरी है 1960 का सुप्रीम कोर्ट का, है ना। री बैरूबरी का मतलब रेफरेंस है, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया गया था 1960 में, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको एडवाइस दे सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में। उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया था मामले को, बैरूबरी मामले को 1960 में, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को आपको री बैरूबरी केस में कोर्ट ने कहा था। लेकिन इसी को काउंटर करके, क्योंकि आर्ग्यूमेंट बाद में ये हो गया कि भाई प्रियम्बल भी तो साथ ही साथ आपने, क्योंकि आपने उसमें लिखा हुआ है ना, अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल भी तो आपने साथ ही साथ अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, खुद को दिया। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने किया, साथ ही साथ प्रियम्बल भी किया, उसी का पार्ट ही तो है, उसी का इंट्रोडक्शन ही तो है, उसी से जुड़ा हुआ तो है। तो उस तरीके से इसको ओवररूल किस केस में कर दिया हमने? केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1973 में 13 जज बेंच थी, 13 जजेस बैठे थे इस केस में। और ये भी लिख लो कि ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जजेस हैं जो कभी भी किसी मामले में बैठे हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट में। आज तक और कोई मामला नहीं गया जिसमें 13 जजेस बैठी हों। इससे छोटी एक ही बेंच थी 11 जजेस की, जो कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में बैठी थी। तो आपको ये भी एक साथ में साथ याद रखना है। तो इस केस में हमने कहा था कि नहीं है प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती में कह दिया कि है ना, प्रियम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमने कह दिया। तो देखो 1973 में हमने मान लिया कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका इफेक्ट क्या है कि यानी कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है वो प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है? तो हमने कहा कि अच्छा, आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अमेंड द preamble of the constitution because it has been declared as part of the Indian constitution in the landmark judgment of Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973। 13 जजेस बेंच था, इसमें हमने कह दिया कि यस। सो इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ के चलना है। दूसरी चीज़ कि प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल है कि नहीं, तो कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं है, समझो इसकी एक गाइडिंग वैल्यू है कि हमको ये समझना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करना है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप एक बार प्रियम्बल को आकर रेफ़र कर लोगे ये समझने के लिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये जो कंसाइज वे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रखा है प्रियम्बल में, उससे एक आइडिया लगा लिया जाए कि आखिर चाहते क्या थे, है ना, आखिर चाहते क्या हो भाई। तो वो चीज़ आप खाली यहाँ से आके पता कर सकते हो। अदरवाइज प्रियम्बल इन इटसेल्फ इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको किस केस में कहा गया था?
आपका इसी केशवानंद भारती में भी कहा गया था। आपका एक केस था SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी इस चीज़ को कहा गया कि भाई प्रियम्बल इन्फोर्सिबल नहीं है। सो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर आपको आइडियाज़ बोरोड का एक टॉपिक है, वो भी समझ के चलना चाहिए कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो हमने बोरो किए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी याद रखो कि इन इटसेल्फ प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से बोरो किया हमने, तो उसको भी एक बार समझ लो। सो ये समझ लो कि भाई आइडिया ऑफ द प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया। सो प्रियम्बल का आइडिया बोरो कहाँ से किया, क्रेडिट जाता है पूर्ण तरीके से USA को। जिस देश ने भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बनाया उन सभी को USA का धन्यवाद करना है, क्योंकि USA वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार सबसे जो इंडियाज़ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, इसीलिए क्योंकि पहली डेमोक्रेसी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेज भी आपका उसी से हमने पाया है, क्योंकि वो वहीं से सबने लिया हुआ है ना, क्योंकि प्रियम्बल ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बनाकर USA ने आपको दिया। सो आइडिया ऑफ प्रियम्बल इटसेल्फ अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से हमने लिया, तो USA से हमने ही लिया और USA से बाकी सब लोगों ने भी लिया, क्योंकि ये पहली देश था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना के आपको एक प्रियम्बल भी दिया। इसके प्रियम्बल की भी स्टार्टिंग वी द पीपल ऑफ US से होती है, तो आपका वी द पीपल भी समझो यहीं से आपने पाया है, क्योंकि वो सभी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यहीं से आया होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हैं जो हमने अलग अलग जगहों से बोरो किए हैं। जैसे आपका आइडिया ऑफ जस्टिस अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो जस्टिस है इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सोशल जस्टिस, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ये जो लेनिन और आपके स्टालिन का जो उधर था है ना रशिया में, तो रशिया में आपका जो स्टालिन वगैरह का था वो सोशलिज्म का था, है ना। रशिया से आपने जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया है और इसको ऐसे ही याद रखो कि सोशल जस्टिस चूँकि कम्युनिज्म में बहुत होता है, मार्क्सिज्म में इसकी बहुत खास वैल्यू है, तो हमने वो चीज़ कहाँ से अल्टीमेटली ली है, क्योंकि सोशल जस्टिस और कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर रशिया में। तो हमने आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया हुआ है, रशिया से लिया हुआ है। और आपकी दूसरी चीज़ जो आपने अलग और ली है, तो आपका एक फ्रेज़ है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया हुआ है। ये असल में वहाँ का एक काफ़ी फेमस कोट था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में बोला जाता था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। वहीं से समझो ये वाला हमने टेक्स्ट बोरो किया हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो आपको प्रियम्बल में मिल जाता है ना। जब आप एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स में पढ़ते हो तो लिबर्टी मिल जाता है, इक्वालिटी मिल जाता है, एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल के बाद फ्रैटर्निटी मिल जाता है। तो ये आपने कहाँ से लिया हुआ है, फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है। और फ्रांस से आपने एक और चीज़ ली हुई है, रिपब्लिक। अगर आपको याद हो तो रिपब्लिक, फ्रांस में 5 बार रिपब्लिक्स बन चुके हैं। फ्रांस को इसीलिए, फ्रांस का जो करंट है उसको 5th रिपब्लिक बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बार रिपब्लिक हुए, फिर मोनार्की आ गई, फिर रिपब्लिक हुए, इस टाइप से वहाँ पे काफ़ी तगड़ा अजीब तरीके से तामझाम हुआ था। सो फ्रांस में इतनी बार रिपब्लिक बने थे, तो फ्रांस का जो करंट हमारा है वो 5th रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 5वीं बार जाकर वो फाइनली अब जाके रिपब्लिक रुके हैं, टिके हैं। तो रिपब्लिक का भी ऐसे याद रखो कि फ्रांस से आपने आइडिया लिया था। तो ये जो रिपब्लिक आपको मिलता है ऊपर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऊपर आपके नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने पढ़ा था, ये भी आपका फ्रांस से बोरोड है। तो ये आपको कुछ बेसिक टेक्स्ट हैं जो आइडियाज़ के रूप में आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से बोरो किए गए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हु प्रिपेयर्ड द प्रियम्बल। तो इसको याद रखो कि प्रियम्बल को प्रिपेयर करने का जो मेन क्रेडिट जाता है वो पंडित नेहरू को जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इन्हीं के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, प्रियम्बल का समझो ड्राफ्ट। जब प्रियम्बल हमारा नहीं बना था, जैसे ये 26 नवंबर 1949 को आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया ना, लेकिन उससे पहले आपका प्रियम्बल नहीं था, तो प्रियम्बल का जब ड्राफ्ट था उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है कि प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट था जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, ये पंडित नेहरू ने प्रपोज किया था।
कब किया था भाई? स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कब हुई आपकी? 9 दिसंबर 1946, है ना? 1946 से प्रियम्बल बनना स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो ये प्रपोजल था, ये पंडित नेहरू ने कब दिया? इसी के 4 दिन बाद 13 दिसंबर को, है ना? 13 दिसंबर 1946 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन समझो किया गया, प्रपोज किया गया। इसी को अडॉप्ट कब किया इन्होंने? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसके बाद आपकी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के तैयार हो गया। अभी इन्फोर्स नहीं हुआ। अब ये इन्फोर्स कब हुआ? तो आगे आप पहुँचे 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपका सीरीज़ था इस चीज़ का, इसको याद रखना। और ये भी याद रखना इसी के साथ साथ कि भाई 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई? तो 26 जनवरी 1930 को, 20 साल पहले, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था। तो पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीटली अब हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंस हो गया, सेल्फ रूल आ गया, है ना? सेल्फ रूल का, कंप्लीट सेल्फ रूल का समझो जो डिक्लेरेशन किया, उसी का समझो याद रखते हुए, उसी को एक समझो श्रद्धांजलि देने के लिए इस डेट को चुना गया कि आज हम पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना के इन्फोर्स। तो ये दिन था जब हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, लेकिन ये दिन था जब हमने उसको इन्फोर्स किया। तो ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, ये डेट ऑफ एनफोर्समेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये आपकी डेट ऑफ प्रपोजल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, यानी कि प्रियम्बल के ड्राफ्ट को प्रपोज इस दिन किया और प्रियम्बल के ड्राफ्ट को एक्सेप्ट अडॉप्ट इस दिन किया। ये आपकी वो डेट है 9 दिसंबर 1946, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसीजर आपका स्टार्ट हुआ था। इसी के 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक दो कुछ वो थे जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस कह सकते हो जो लोगों ने कुछ यूज़ किए, जैसे कि आपको याद रखना है कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो आपको याद रखना है नानी पालखीवाला, जो कि बहुत ही फेमस एडवोकेट थे हमारे, ठीक है। नानी पालखीवाला ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा। फिर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट किसने कहा? हु सेड दैट प्रियम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको आपको अर्नेस्ट बार्कर याद रखना है। ये आपको कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप केवल इतना और याद रख लो कि भाई प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976, और इसके अलावा आज तक इसको दोबारा अमेंड नहीं किया गया। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्फोर्सिएबल नहीं है। आइडियाज़ हमने कुछ बोरो किए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से, रिपब्लिक फ्रांस से, जस्टिस रशिया से। प्रियम्बल को प्रिपेयर किसने किया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, पंडित नेहरू जी ने किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? आपको 5 चीज़ें, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी याद रखना है। सोर्सेस ऑफ पावर में वी द पीपल याद रखना है। किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया, यानी कि किस दिन बन के रेडी हो गया, ये फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, मान लिया गया, लेकिन इन्फोर्स फाइनली 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने कराया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इतना आपका आई होप समझ आने के बाद आपको प्रियम्बल से जुड़े सारे इसमें क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और इस पर किसी को कोई डाउट मुझे नहीं लगता अब होना चाहिए। अगर हो तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। सो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, और बेसिकली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके और सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं ट्राई करूँगा, यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएचसीएससी हो, चाहे आपके अलग पीएचडी वगैरह के लोग एग्जामिनेशंस हो, जो आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हैं, मैं उसको कंटिन्यू बारी बारी से एक एक टॉपिक उसका कंटिन्यू बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।